हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि कोरोना वायरस से कैसे जीतें। कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन-कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन-कौन सी ऐसी दवाएँ हैं और कुछ ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स जिनके माध्यम से आप अपनी जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि इस महामारी से लोगों की जान बच सके। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फ़ीवर से। दोस्तों, आज के समय में 2 तरह के लोग देखने को मिल रहे हैं। एक तो ऐसे लोग जिनको फ़ीवर आता है तो वो फ़ीवर को अनदेखा करते हैं, दवाओं की पूरी डोज़ नहीं लेते हैं। और एक दूसरे ऐसे लोग जिनको फ़ीवर आते ही बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा उलझन, घबराहट, डर उनके अंदर समा जाता है और वो दुनिया भर के टेस्ट करवाने में लग जाते हैं। कभी आरटी-पीसीआर, कभी एंटीजन, कभी आरटी-पीसीआर, इस तरीके के टेस्ट के चक्कर में वो लगे रहते हैं कि कौन-सा टेस्ट हम करवा लें जिससे हम बच सकें। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको जब भी फ़ीवर आए तो आपको क्या करना है। दोस्तों, फ़ीवर से रिलेटेड मैं एक बात आपको और बता दूँ। आज के समय में जिसको भी फ़ीवर आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर ये कंप्लेन आ रही है कि उसको उनकी सूंघने की शक्ति ख़त्म हो गई है या उनको कुछ भी सूंघ रहे हैं तो उनको महक नहीं आ रही। स्मेल पावर की लॉस ऑफ स्मेल पावर हो गया है। दूसरा चीज़ है कि टेस्ट लॉस हो गया है, उनको टेस्ट नहीं आ रहा है, खाने का स्वाद नहीं मिल रहा है। और तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपकी रिटर्न हो जाती हैं, 4 से 6 हफ़्ते लगते हैं और आप नॉर्मल हो जाएँगे इन सब चीज़ों से। अब दोस्तों, ये बात आती है कि ये इस तरीके से हो गया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोरोना है या फ़ीवर जो आ रहा था ये कौन-सा है? वो अगर किसी को ये सब होकर के ख़त्म हो चुका है तो उसको तो डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके बॉडी में एंटीबॉडी बन चुके हैं। दूसरे ऐसे लोग जिनके शरीर में अभी एंटीबॉडी नहीं बना है या फिर अभी-अभी उनको फ़ीवर आया है और उनको ये सब प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, तो इन चीज़ों के लिए हम आपको शुरुआती दौर में आप ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहे हैं जिसका नाम है बैप्टिशिया। दोस्तों, बैप्टिशिया के अंदर ये सिम्पटम्स हैं कि आपका टेस्ट लॉस हो जाता है, आपको टेस्ट नहीं पता चलता है। दूसरी चीज़, आपको गले में भी कॉन्स्ट्रिक्शन फ़ील होता है, फेफड़ों में भी आपको कंप्रेस्ड फ़ील होते हैं, फेफड़े ऐसा लगता है चारों तरफ से कोई दबा रहा है, आपकी साँस भी फूलती रहेगी, आपकी साँस फूलती रहेगी। पेशेंट को सफोकेशन लगेगा, कमरे में बैठा है उसको सफोकेशन लगेगा, उसको लगेगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एयर चाहिए। कहेगा कि खिड़कियाँ खोल दो, खिड़कियाँ खुली रखना चाहेगा जिससे कि उसको क्या मिले, मिले, ऑक्सीजन की सप्लाई मिले। तो इस तरह के सिम्पटम्स दोस्तों, बैप्टिशिया एक मेडिसिन है, बैप्टिशिया टिंक्टोरिया का मदर टिंचर। और दोस्तों, इस मेडिसिन को हमेशा लोअर पोटेंसी में लेना चाहिए। लोअर पोटेंसी जो सबसे लोअर पोटेंसी जो आपका मदर टिंचर है, अगर आप इस मदर टिंचर के फॉर्म में इस मेडिसिन को लेते हैं तो इसका एक्शन बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, तो आप इसको लेंगे कैसे? इसको लेंगे आप 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार और 5 दिन तक बुखार आने पर 5 दिनों तक लगातार आप इसको लेते रहेंगे। अगर फ़ीवर आपका बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड का है, 101 डिग्री से ज़्यादा है, हाई ग्रेड मतलब अगर आपका फ़ीवर 101 डिग्री से ज़्यादा है, तब आप लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में एक एलोपैथिक मेडिसिन है जिसको पैरासिटामॉल कहते हैं। पैरासिटामॉल की 500 mg की एक टैबलेट आप ले सकते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन को आप इस एलोपैथिक मेडिसिन को होम्योपैथिक मेडिसिन से 15 मिनट के डिफरेंस पर आप खा सकते हैं। तो अगर आप मेडिसिन 5 दिन खा रहे हैं, लगातार आपने 5 दिन मेडिसिन खाई, 5 दिन मेडिसिन खाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम बढ़ रही है या फ़ीवर अभी नहीं ठीक हुआ, तो दैट वाज़ योर अलार्मिंग साइन। आपको ये अलार्मिंग साइन होगा तब आपको सबसे पहले आपको पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास लेना है और पल्स ऑक्सीमीटर से आपको अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करना है। अब आप जब ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करेंगे तो उसमें आपको ये देखना है कि नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन 97 होता है। अब अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 97 से कम हो रहा है, आपका 96, 95 या 94 तक आ रहा है, तो 94 तक आपको किसी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सैचुरेशन 94 से भी कम जा रहा है, तब आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। तब आपको तुरंत आपको जाँच करानी है। आपको ये समझना है कि आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो अब यहाँ पे ये समझना है कि आपको कौन-सी जाँच करानी है। सस्पेक्टेड है कि आपको कोरोना हो सकता है, आपको कोरोना हो सकता है, तो अब आपको तुरंत आपको कोरोना की जाँच करानी है। कोरोना की जाँच कराने के लिए लोग भागने लगते हैं कि मुझे एंटीजन जाँच कराना है, मैंने एंटीजन जाँच करा लिया, या मैं आरटी-पीसीआर जाँच कराऊँ, या मैं कौन-सी ऐसी जाँच कराऊँ जिससे मुझे समझ में आ जाए कि मुझे कोरोना तो नहीं है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल साफ तौर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। एंटीजन जाँच आप कराएँगे, वो आपको जाँच तुरंत मिल जाएगी, लेकिन
वो कभी-कभी हो सकता है पॉजिटिव भी आए या हो सकता है नेगेटिव भी आए। बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसको नेगेटिव आ रहा है बट प्रॉब्लम है मीन्स कुछ ना कुछ इन्फेक्शन तो है, जिसकी आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। दूसरा, आपने आरटी-पीसीआर अगर कराएँगे तो आरटी-पीसीआर कराने के आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ कि पहले तो रिपोर्ट्स जो हैं 2 से 3 दिन में मिल जा रही थी। बट आप अगर आज आरटी-पीसीआर टेस्ट करा रहे हैं तो उस आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपको 1 हफ्ते बाद देखने को मिल रहा है। 3 दिन, 5 दिन या कभी-कभी 7 दिन बाद आपको देखने को मिल रहा है कि आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको काफ़ी दिन बाद पता चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप 7 दिन इंतज़ार करेंगे या 3 दिन 4 दिन इंतज़ार करेंगे, तब तक आपके अंदर जो वायरस प्रवेश कर चुका है शरीर में, वो आपके फेफड़े को काफ़ी हद तक इन्फेक्ट कर देगा। काफ़ी हद तक आपके फेफड़े डैमेज हो चुके होंगे। तो इन फेफड़ों को बचाने के लिए आप क्या करें? कौन सा ऐसा टेस्ट कराएँ? तो दोस्तों, आजकल हम सभी जानते हैं कि डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, जिसका एक टेस्ट है जिसका नाम है सीटी स्कैन। दोस्तों, अगर हम अपना सीटी थोरैक्स करवा लें तो सीटी थोरैक्स करवाने में जिसकी रिपोर्ट आपको 3 से 4 घंटे में मिल जाएगी, उस रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको 1 दिन में ही पता चल जाएगा कि आपका फेफड़े में इन्फेक्शन है या नहीं है। फेफड़े में यहाँ तक कि उस रिपोर्ट्स में आपको ये भी पता चल जाएगा कि फेफड़े में इन्फेक्शन है तो कितना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि फेफड़े में इन्फेक्शन है, तब आप उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों, अर्ली डायग्नोसिस अगर होगा तभी आपका अर्ली ट्रीटमेंट होगा, और अगर अर्ली ट्रीटमेंट होगा मीन्स आपकी लाइफ सेफ। ये चीज़ बिल्कुल आप एकदम ध्यान में रखिए। अर्ली डायग्नोसिस मीन्स अर्ली ट्रीटमेंट एंड अर्ली ट्रीटमेंट मीन्स लाइफ सेफ। अगर आप आरटी-पीसीआर रिपोर्ट का वेट करेंगे 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन आप वेट करेंगे, और अगर आप 7 दिन बाद ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने फेफड़े को नुकसान पहुंचा चुके होंगे। इसलिए दोस्तों, मैं ये नहीं मना करता कि आप आरटी-पीसीआर ना कराएं, आप कराएं, बट आरटी-पीसीआर कराने के बाद आप तुरंत एक सैंपल आप आरटी-पीसीआर का दे दीजिए। आरटी-पीसीआर सैंपल देने के साथ ही साथ आप हाई रेजोल्यूशन सीटी थोरैक्स करवा लें, जिससे इस सीटी स्कैन के माध्यम से आपके फेफड़ों में कितना लंग्स डैमेज हो चुका है ये पता चल जाएगा, या कितना इन्फेक्शन आपके अंदर है या इन्फेक्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको तुरंत पता चल जाएंगी, और जैसे ही आपको पता चलेगी उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंग किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके आप उसके सुपरविज़न में आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके परिणाम बहुत ही अच्छे आएंगे। दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ यही बताना है कि आप डायग्नोसिस में जितना आप परेशान होते हैं आरटी-पीसीआर के लिए, आपको आरटी-पीसीआर से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए अभी के समय में हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन है। तो प्लीज़ हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन कराएं। सीटी स्कैन में जिस हिसाब से आपके चेस्ट का इन्फेक्शन, जिस हिसाब से आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन निकलेगा, उस हिसाब से डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा ट्रीटमेंट के लिए, और ट्रीटमेंट प्लीज़ आप पूरा लेंगे। अब बात करते हैं बचाव की। दोस्तों, हम सभी जान रहे हैं कि पिछली बार जो 2020 में जो वायरस था, उसके कंपैरिजन में इस बार जो 2021 में वायरस आया है वो काफ़ी स्ट्रांग है। लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि इसने अपना म्यूटेशन कर लिया, यानी अपना रूप परिवर्तन कर लिया है। म्यूटेशन को हम कह सकते हैं कि अपने आप को इसने अपडेट कर लिया है। जिन चीज़ों से पहले ये मर जाता था, अब उसने अपने आप में क्या डेवलप कर लिया है, अपने आप को और अपडेट कर लिया है। अब उन चीज़ों से नहीं मरता है। अब ये इसके लिए अब हमें इसको अगर हराना है, इसको मारना है, तो इसके लिए हमें भी अपने क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कोरोना वायरस ने अपने आप को अपडेट कर लिया, वैसे हम लोगों को भी अपडेट करना पड़ेगा। पहले हम लोग ये करते थे कि एक मास्क लगा करके अपनी प्रोटेक्शन ले लेते थे। अब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे आप मेरे फेस पे ये मास्क देख रहे हैं, अभी ये मास्क मैंने लगाया हुआ है। ये टोटल मेरा नेजल पैसेज और माउथ पैसेज को दोनों को ये बंद किया हुआ है, कवर किया है पूरी तरीके से। ये एक N95 मास्क है दोस्तों, जो कि मैंने इसको लगा रखा है। ये काफ़ी थिक होता है, तो इस पर मुझे डबल मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बट अगर मैं डबल मास्क नीचे सर्जिकल मास्क लगा करके उसके ऊपर N95 लगाऊं तो और भी ज़्यादा बेहतर है। आपको कोई भी मास्क अगर लगाना, आप डबल मास्क लगाइए तो और भी ज़्यादा। अगर 3 प्लाई मास्क आप यूज़ करें, नॉर्मल सर्जिकल मास्क, तो आप डबल मास्क लगाइए, उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी। जितना ज़्यादा कम एटमॉस्फेयर से आपका लिंक नाक से जितना ज़्यादा फिल्टर होकर जाएगी, उतनी ही ज़्यादा आप सेफ हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा एक रिसर्च में बताया गया है कि अगर आप सिंगल मास्क लगाते हैं तो आपकी प्रोटेक्शन जो है 60% आप प्रोटेक्ट हैं। बट अगर आप डबल मास्क लगाते हैं तो आपके बचने के चांसेस, कोरोना वायरस के एंट्री होने के चांसेस जो है 90 to 95% कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो
अब क्या करना है, आपको एक तो डबल मास्क लगा करके रखना है या फिर एक मोटा बढ़िया सा मास्क आपको यूज़ करना है। दूसरी चीज़, आजकल बहुत ही आम हो गया है, एसीज़ का बहुत आम हो गया है। आप अगर एसी कैब यूज़ करते हैं या एसी रूम यूज़ कर रहे हैं, आप कहीं पर हैं, किसी रूम में किसी के घर आप गए या कहीं आप किसी के ऑफिस में गए, आपने देखा वहाँ पर वो इंसान बैठा हुआ है। अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान के रूम में आप पहुँच गए, वहाँ एसी लगा हुआ है, वो इन्फेक्टेड पर्सन है, एसी लगा होने की वजह से क्या होता है कि वो जो वहाँ की उस रूम की जो एयर होती है वो कन्फाइंड होती है, वो उसी में रह जाती है। वो इंसान जब वायरस से इन्फेक्टेड है तो जो सांस लेगा उसके हर सांस लेने और निकालने के दौरान कम से कम 20 से 25 वायरस बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। अब उस रूम के अंदर वायरस आते आते इतना कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि वायरस का कंसंट्रेशन उस एसी रूम के अंदर क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है, अगर वायरस की कंसंट्रेशन किसी जगह पे ज़्यादा होगी तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो कहीं भी अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको सस्पेक्टेड है कि वहाँ पर कोई पेशेंट कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है या आप एसी रूम में हैं, तो हमेशा उसको वेंटिलेटेड रखिए और वायरस से बचती रहिए। दूसरी चीज़, जैसे एसी कैब का चलन है, बहुत से लोग एसी कैब को बुलाया। एसी कैब में पहले जो पर्सन था वो इन्फेक्टेड था या नहीं था, आपको नहीं मालूम। जैसे ही कैब आपके पास आकर के रुकी, शीशे चारों तरफ से बंद है, आप उसके पास पहुँचे, आपने क्या किया, आप सीधे कैब के अंदर चले गए और आप एसी चल रहा है, आप बढ़िया बैठे हुए हैं। बट उस कैब में आपसे पहले जो इंसान बैठा था, हो सकता है वो भी जो है कोरोना संक्रमित हो। वो कोरोना संक्रमित होने की वजह से वहाँ पर उसने बहुत सारे वायरसेस छोड़ दिए हों, जो वायरस कंसंट्रेशन वहाँ पर अब कार के अंदर जो आपकी कैब है, उस कैब के अंदर वायरस की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई। जब आप वहाँ पर आप सांस लेंगे तो वो वायरस आपके बॉडी में भी एंटर कर जाएंगे और अल्टीमेटली आप भी संक्रमित हो जाएंगे। इस चीज़ के लिए सबसे पहले चीज़, अगर आप कार वगैरह में चल रहे हैं, कैब वगैरह है, तो आप उसमें एसी ना यूज़ करें, आप शीशे खोल के चलें, जिससे कि वो सारे एटमॉस्फेयर से कंसंट्रेशन, वायरल लोड कम हो जाएगा, वायरस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो आपको आपके संक्रमित होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी चीज़ आप और बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बचने के लिए आप ये कर सकते हैं, जो सभी लोग बता रहे हैं कि स्टीम ले सकते हैं। स्टीम आप लीजिए। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको कहते हैं कैम्फोरा का मदर टिंचर, आप स्टीम में वेपोराइज़र एक आता है, वेपोराइज़र ले लीजिए। वेपोराइज़र में आप कैम्फोरा डाल करके उससे अपने आप को सुबह शाम आप वेपोराइज़ करिए। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों के माध्यम से आप बहुत काफ़ी हद तक कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को आप देखें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि लोगों की जान बच सके। धन्यवाद।